और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं 2014 के लोकसभा चुनावों के सबसे बड़े चुनावी स्पिनर से। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमित शाह की, जिनके पास उत्तर प्रदेश का प्रभार था। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सिर्फ 10 सीटें मिली थीं। 2004 में भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 10 सीटें मिली थीं। 99 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 29 सीटें मिली थीं, जबकि 98 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से 57 सीटें जीती थी। यानी 98 के बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत धीरे धीरे खराब होती चली गई। हालांकि 2014 बीजेपी के लिए एक नई ऊर्जा लेकर आया है और एग्जिट पोल जो अभी तक आए हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी के अच्छे दिन आने वाले हैं। और अच्छे दिन आने वाले हैं एक नेता की वजह से, और उस नेता का नाम है अमित शाह। और अमित शाह इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बधाई आप अभी लेना चाहते हैं या 16 तारीख के बाद? नहीं, मैं बधाई तो 16 तारीख को ही लूंगा। लेकिन एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आ रहे हैं अमित जी, उससे ऐसा लगता है कि आपने बटन के जरिए अपना बदला ले ही लिया। देखिए, बदला मुझे नहीं लेना था। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने बदला लेना था और मुझे लगता है कि बदला ठीक से लिया है। अमित जी, अगर जो राजनीति के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो नेता हो या इस देश के जो लोग हैं जो कि वोट भी करते हैं लेकिन राजनीति के विद्यार्थी हैं, वो तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार अमित शाह के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसने 10 सीट से बीजेपी को 50 सीट पर पहुंचा दिया। एग्जिट पोल्स की मैं बात कर रहा हूं, अभी असली नतीजे तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि 50 के आसपास आपका टैली रहने वाला है। कौन सा फॉर्मूला था, या फिर मैं ये पूछूं कि कौन सी चक्की का आटा आप खाकर आए थे उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, हमारा भी आकलन, आंतरिक आकलन जो है वो यही है कि हम 55 से ज्यादा सीटें पाएंगे उत्तर प्रदेश में। और इसके लिए यश अगर किसी को जाता है तो बूथ से लेकर उत्तर प्रदेश के वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं को और उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है। ये बात अलग है कि हमने उत्तर प्रदेश को ठीक ढंग से संगठित करने का प्रयास किया। हमारे संगठन को बूथों की फिर से रचना करी, तहसील यूनिट, जिला यूनिट की पुनर्रचना करी और बाद में 21 क्लस्टर बनाकर हर क्लस्टर की अलग स्ट्रेटेजी बनाई और हर क्लस्टर की स्ट्रेटेजी में 4-4, 5-5 सीटें थी, कहीं 3 थी। इसके हिसाब से हमने रणनीति बनाई और पूरे उत्तर प्रदेश को 8 कमांड एरिया में बांटकर मोदी जी की रैली भी कराई, जिसमें हर गांव से 10 लोग कम से कम उपस्थित रहे, ऐसा प्रयास किया, जिसमें 70% से ज्यादा जगहों पे हमें सफलता मिली और बड़े आधुनिक तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया। हमारा वॉर रूम भी बना था, सैकड़ों बच्चे लगे थे जो कॉलेज में अभ्यास करते हैं, कॉल सेंटर चले, सोशल मीडिया चला, कई प्रकार के वीडियो रथ चले जिनके साथ एक एक युवा कार्यकर्ता गया और वीडियो रथ ने हर गांव में 2 बार जाकर पूरे उत्तर प्रदेश की खाक छानकर मोदी को डार्क जोन में भी पहुंचाया। जी अमित जी, इस वक्त जो हम आपसे बात कर रहे हैं और जो आपकी तमाम बात सुन रहे हैं अभी हम, उससे हम राजनीति को एक साइंस, एक विज्ञान के तौर पर आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हुए, आपने उत्तर प्रदेश में कभी राजनीति नहीं की, आप गुजरात से आते हैं और आपने जीवन भर गुजरात की राजनीति की है। गुजरात से पहली बार आप उत्तर प्रदेश आए, जो कि आपके लिए एक नया राज्य था। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर विज्ञान के तौर पर अगर हम देखें या स्ट्रैटेजी के तौर पर हम देखें तो आप उत्तर प्रदेश को कैसे क्रैक कर पाए, क्योंकि इससे पहले आप ही के जो पार्टी के नेता थे उन्होंने पार्टी का जो है कट गए जी, उन्होंने पार्टी का बुरा हाल करके रखा था उत्तर प्रदेश में। अमित शाह से हमारा संपर्क टूट गया है। अमित शाह से जो हम बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे कि विज्ञान के तौर पर अगर हम राजनीति को समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं एक गुजरात से आए नेता ने उत्तर प्रदेश पर कब्जा कैसे किया, उत्तर प्रदेश की वोटों को कैसे लूट लिया। हम कोशिश कर रहे हैं अमित शाह के पास दोबारा चलने की, लेकिन जब तक कि हमारा संपर्क दोबारा स्थापित होता है आपको एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे पास जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं उस पर आप एक बार नजर डालिए
कि देखिए आपकी स्क्रीन पर एबीपी एसी नीलसन 46 सीटें दे रहा है, इंडिया टीवी सी वोटर बीजेपी को 54 सीटें दे रहा है, टाइम्स नाउ ORG बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 52 सीटें दे रहा है। अमित जी, आपसे जब संपर्क कटा तो मैं आपसे यही पूछ रहा था कि आप गुजरात में पैदा हुए, गुजरात की राजनीति आपने की, उत्तर प्रदेश पहली बार आप गए, एक साइंस के तौर पर, एक विज्ञान के तौर पर, रणनीति के तौर पर आपने एक अनजान राज्य को कैसे क्रैक किया, जिसके बारे में आपने कभी ज्यादा वहां के धरातल पर आपने राजनीति नहीं की थी। देखिए, सबको सुनने का धैर्य है, समस्याओं को समझने का धैर्य है और समस्याओं के समाधान निकलने का कौवत है, तो हर स्टेट में जाकर आप अच्छा काम कर सकते हो। और यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं की उपलब्धता बहुत बड़ी थी, मतलब बड़ी विपुल मात्रा में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ उपलब्ध थे। हमने सिर्फ इसको संगठित करने का काम किया है और संगठन को एक निश्चित रणनीति के तहत योजनाबद्ध तरीके से सबका जो रोल तय हुआ था उसी रोल के हिसाब से सब कार्यकर्ता काम करें, इतना तय किया और उस प्रकार से हुआ है। इसी का नतीजा है कि हम उत्तर प्रदेश में 55 से ज्यादा सीटें पाने जा रहे हैं। जी अमित जी, एक जवाब आप ईमानदारी से दीजिएगा, जब आप उत्तर प्रदेश में गए, एंटर किया जब आपने, और अब तक सबसे ज्यादा आपको किस पार्टी ने तंग किया? किस पार्टी ने तंग किया? किस राजनीतिक दल से आपको सबसे ज्यादा चुनौती मिली? किस राजनीतिक दल से आपको सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी चुनौती तो मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का वोट प्रतिशत आया है जी, नहीं हो रहा है भैया। नहीं, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हेलो, हाँ, जिस प्रकार का वोट प्रतिशत आपके एग्जिट पोल में आ रहा है, मुझे लगता है चुनौती तो किसी से नहीं थी। हमारे दूसरे तीसरे नंबर पर जो लोग हैं सबके बीच में 20-20% का अंतर है और चतुष्कोणीय जंग में जब आप 39-40% वोट पा लेते हो तो चुनौती का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, मगर मैं इतना जरूर मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में चारों पार्टियां दमखम से चुनाव लड़ी है, सबने अपनी अपनी पॉसिबिलिटीज को तराशने का ट्राई किया है और सबकी पैठ नीचे के गांवों तक थी, तो स्वाभाविक रूप से बड़ी कड़ी लड़ाई थी, मगर कार्यकर्ताओं का बल और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की लहर, इसके सुयोग से हम चुनाव में काफी अच्छी सफलता पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी अमित जी, तो अगर हम आपको ये कहें कि अब अगर बीजेपी में कोई वोटों का नया शहंशाह है तो वो अमित शाह है, ये सही रहेगा? नहीं, वोटों का शहंशाह वगैरह बातें ट्विटर के लिए अच्छी होती है, अहंकार बढ़ाने वाली बात होती है, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। काफी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने काम किया है और मैं उन सबका और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता का आभारी हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। अगर हमारा जो अंदाज है, पार्टी का आकलन है और आपका जो एग्जिट पोल है, इसके हिसाब से नतीजे आते हैं तो लगभग 20% वोट में बढ़ोतरी होगी और 40 से ज्यादा सीटें बढ़ेगी। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान भर की ये चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई एक राज्य में हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है और मोदी जी की लहर को वोट में कन्वर्ट करने का काम उत्तर प्रदेश यूनिट ने ठीक ठाक किया है। जी, तो अब लोग कह रहे हैं कि अब मोदी युग की शुरुआत हो जाएगी इसके बाद, 16 तारीख के बाद। उस मोदी युग में आपने जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन किया है नरेंद्र मोदी जी के लिए, आप अपनी अगली भूमिका क्या देखते हैं? आवाज चली गई फिर से, देखो कट गया लगता है। आप सुन पा रहे हैं अमित जी? अमित शाह तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है और अमित शाह से हम बातचीत यही कर रहे थे कि अब जब मोदी युग शुरू होगा 16 तारीख के बाद, अगर एग्जिट पोल्स को हम सही माने, तो फिर अमित शाह की भूमिका क्या रहने वाली है और अमित शाह
जो जैसे कि वो बता रहे थे कि उनका योगदान शायद सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है, तो अमित शाह को क्या इनाम मिल सकता है। हम इंतजार कर रहे हैं कि अमित शाह से हमारा संपर्क दोबारा स्थापित हो, और जब तक अमित शाह के साथ हमारा संपर्क दोबारा स्थापित होता है, हम आपको एग्जिट पोल के नतीजे भी दिखा रहे हैं। ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं और इनमें सबसे बड़ा संदेश क्या छुपा हुआ है आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है 16 तारीख की, 16 मई की संभावित तस्वीर क्या हो सकती है अलग अलग एग्जिट पोल्स के मुताबिक। अमित शाह हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। अमित जी, सबसे बड़ा योगदान जैसा कि आप कह रहे हैं आपका होगा। 16 तारीख के बाद ऐसा लगता है कि मोदी युग की शुरुआत हो जाएगी। इस मोदी युग में अब आपकी अगली भूमिका क्या होगी? मिशन उत्तर प्रदेश समाप्त हो चुका है, अगली भूमिका क्या देखते हैं आप? देखिए, मेरी भूमिका तो मेरी पार्टी जो तय करेगी वही होगी। मेरे बारे में आज तक के सभी फैसले मेरी पार्टी ने लिए हैं और मेरी पार्टी जो तय करती है इसके हिसाब से मैं काम करता हूं। अमित जी, मैं माफी चाहता हूं कि सिग्नल थोड़े वीक हैं, उसकी वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही, और मुझे लगता है कि मोबाइल फोन के सिग्नल भी अब तभी सही होंगे जब मोदी सरकार बन जाएगी। लोग इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं आपसे। जी अमित जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपकी अगली भूमिका के बारे में बात हो रही थी, क्या आप गुजरात में नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर सत्ता संभालना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा आपको, मुझे आगे क्या काम करना है मेरी पार्टी तय करेगी। आप मेरे पास से हेडलाइन मत ढूंढिए, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा अमित जी, हेडलाइन नहीं ढूंढता लेकिन विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं जी। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने छोटे बड़े 40 चुनाव अभी तक अपने जीवन में लड़े हैं और आप आज तक कभी चुनाव हारे नहीं हैं। तो चुनाव जीतने की जो कला है, और अब तो लोग कह रहे हैं कि आपने जो है उत्तर प्रदेश में भी वोट सारे लूट लिए बड़े बड़े नेताओं से, तो इस कला के बारे में हमें थोड़ा सा समझाइए कि ये कला क्या होती है ताकि बाकी नेता भी आपसे सीख सकें। नहीं, वो बात सही है, मैं कभी चुनाव नहीं हारा हूं और चुनावी रणनीति का मैं विद्यार्थी हूं और चुनाव मैनेजमेंट मेरा विषय भी है। अब इतने कम समय में तो सुधीर जी मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, मगर जहां तक इस चुनाव का सवाल है, इस चुनाव में हमें ये भी फायदा मिला है कि पूरे देश भर में मोदी की लहर थी, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, और वो लहर को उत्तर प्रदेश में हम संगठन के कारण मतों में और मतों को सीटों में तब्दील करने में हम सफल रहे हैं, और टिकटों का बंटवारा भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। अच्छी तरह से टिकट बांटे गए, इसके कारण मत जो हमें मिले, वोट जो हमें मिले, वो सीटों में तब्दील हुए। जी अमित जी, 2 बयान इस चुनाव प्रचार के दौरान आपके ऐसे रहे जिसको लेकर आपकी काफी आलोचना हुई। लास्ट बयान था जो आपने आजमगढ़ में दिया था, जब आपने आतंकवाद का मुद्दा उठाया था और आपने कहा था आतंकवाद की नर्सरी आजमगढ़ बन चुका है। और उससे पहले आपका बयान जो था, जिस पर चुनाव आयोग ने भी आपत्ति जाहिर की थी, जब आपने कहा था कि बटन दबाओ और बदला लो। क्या आपको दुख है इन दोनों बयानों का, और क्या ये दोनों बयान जरूरी थे? अब आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं मानता हूं कि आजमगढ़ के बारे में जो मैं बोला था उसमें कोई गलती नहीं है। देश भर में जितने भी बम धमाके हुए हैं, वो सभी बम धमाकों का सूत्र कहीं न कहीं आजमगढ़ से जाकर जुड़ता है। मैंने ये कहा था कि यूपीए सरकार ने आने के बाद तुरंत ही पोटा को हटा दिया, और मुलायम जी की पार्टी की सरकार आने के बाद तुरंत 40 आतंकियों पर से केस वापस लेने की चेष्टा की गई। ये दोनों के कारण आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा है और आतंकवादियों के प्रति एक लचीला व्यवहार सरकार का सरफेस पर रहा है, जिससे आतंकवाद को बल मिलता है। और मैं उसमें कोई रिग्रेट फील नहीं करता, ना मेरा ऐसा मानना है कि मैंने कुछ नहीं कहा है। अगर आतंकवाद को भी हम सेक्युलरिज्म के पलड़े में डालने लगेंगे तो देश की सुरक्षा के साथ हम न्याय नहीं कर पाएंगे। कि आपके विरोधी कहते हैं कि जब आप आतंकवाद की बात करते हैं तो आपका जो इशारा होता है वो एक खास समुदाय की तरफ होता है। मैंने कोई समुदाय का नाम नहीं दिया,
मीडिया ही इसको समुदाय की तरफ घसीटा जा रहा है। मैंने सिर्फ आतंकवाद की बात करी है शुद्ध रूप से, और जो वास्तविकता है वो बताने का प्रयास किया है। ये दोनों सरकारों के लचीले रवैये के कारण ही आतंकवाद को देश में बढ़ावा मिला है। इसमें मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। और जो बटन दबाकर बदला लेने वाली बात थी, उसमें मुझे बहुत दुख है। मीडिया ने मेरा पूरा भाषण नहीं दिखाया। मेरा भाषण का आगे की जो लाइनें थी वो ये थी कि उत्तर प्रदेश पूरे देश से, बाकी के प्रांतों से पिछड़ गया है। इसका अगर बदला लेना है तो आप कमल के निशान के सामने बटन दबाइए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, इसका अगर बदला लेना चाहते हैं तो अब कमल के निशान पर बटन दबाइए। और उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस के कारण हजारों फर्जी केस पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं पे लगाए जाते हैं, उसका अगर बदला लेना है तो कमल के निशान पर बटन दबाइए। मेरी पूरी बात को मीडिया ने नहीं दिखाया, सिर्फ बदले वाले स्टेटमेंट को दिखाया। खैर, अब चुनाव हो चुका है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रांत है और सैकड़ों नेता हर रोज भाषण करते हैं। मैं नहीं मानता कि मेरे भाषण की 2 पंक्तियों के कारण पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव कम्युनलाइज हो जाएगा। मैं नहीं मानता। उत्तर प्रदेश का चुनाव मेरिट्स पे लड़ा गया है, मुद्दों पे लड़ा गया है और परिणाम भी मुद्दों पर ही आएगा। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति का जो फैक्टर था वो इस बार नहीं था, धर्म का जो फैक्टर था वो इस बार नहीं था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूरा चुनाव एजेंडे पे लड़ा है, सकारात्मक एजेंडे पे लड़ा है और डेवलपमेंट के एजेंडे पे लड़ा है। जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती आ रही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तमाम लोगों के जुबान पर यह नारा चढ़ा हुआ है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लोग उम्मीद करके बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और अगले दिन सुबह जब जनता उठेगी तो राम राज्य स्थापित हो चुका होगा। कभी आपको ऐसा लगता है कि उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं अभी नरेंद्र मोदी की सरकार से अगर बनी कि उसका बोझ भी आप लोगों के ऊपर बहुत जबरदस्त रहने वाला है और उससे डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है बहुत जल्दी? सुधीर जी, हमने जो बातें चुनाव अभियान के दौरान और चुनावी घोषणा पत्र में करी है उसमें कोई हवाई बात नहीं है। 5 साल का समय हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हमें मिलेगा और मैं मानता हूं कि हमने जो बातें कही है उसे लागू कराने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए 5 साल का समय काफी होगा। जी, अमित जी, उत्तर प्रदेश में आप नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे, एक तरीके से उनके आप एम्बेसडर थे। बनारस में जब नरेंद्र मोदी जी का रोड शो हुआ था उसमें जबरदस्त भीड़ थी, हम सब ने देखा था। लेकिन उसके बाद आखिरी दिन जब राहुल गांधी ने वहां जाने का फैसला किया और राहुल गांधी के रोड शो में भी काफी भीड़ वहां पर उमड़ी, क्या उस भीड़ को देखकर आपको कुछ बेचैनी हुई? जी नहीं, मैं बनारस में काफी दिन तक रहा हूं। मैंने देखा है बनारस की जनता एक तरफा मोदी जी का स्वागत करती थी और जब मतदान भी उसी तरह से हुआ है। 16 तारीख को जब परिणाम आएगा आप देखिए, बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े अंतर से मोदी जी बनारस की सीट को जीतेंगे। जी, लेकिन राहुल गांधी के रोड शो में जो भीड़ थी वो भी काफी अच्छी भीड़ थी। वो भीड़ आपको क्या लगता है, वो बनारस के लोकल लोग थे या वो भीड़ कहीं बाहर से आई थी? और अगर वो वहीं के लोग थे तो उससे लगता है कि उनको भी अच्छा समर्थन मिला। देखिए, मैं इस तरह की टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैंने कभी ये नहीं माना, ना कभी कहा है कि कांग्रेस कहीं स्पर्धा में नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और बनारस में काफी उनका, जितनी बार भारतीय जनता पार्टी जीती है उतनी ही बार कांग्रेस पार्टी भी जीती है। मेरा कभी ये दावा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन जरा भी नहीं है, मगर मैं इतना निश्चित रूप से जानता हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ बनारस की जनता है और मोदी जी को बहुत बड़े अंतर से जिताने जा रही है। आपको अमित जी क्या लगता है, वहां मोदी जी को जो असली जो टक्कर मिलेगी वो अरविंद केजरीवाल से मिल रही है या अजय राय से मिल रही है? आपका दुश्मन नंबर 1 बनारस में कौन होगा और क्या मार्जिन आपको लगता है मोदी जी का वहां पर रहेगा? मार्जिन का तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दोपहर 2 बजे तक हमें आंकड़े नहीं मिले थे, बूथवार जो आंकड़े कलेक्टर ऑफिस से मिलने थे। मगर मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि लगभग
45 से 50% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और बाकी 50% में सारे प्रत्याशी होंगे। जी, अरविंद केजरीवाल क्या वहां पर कुछ कर पाए, क्योंकि उन्होंने लगातार कैंप करके वहां पर रखा था। आपको अरविंद केजरीवाल का क्या भविष्य नजर आ रहा है? भविष्य तो उनका देश की जनता ही तय करेगी, मगर मैं मानता हूं कि जिस तरह से एक प्रचार का बवंडर मीडिया के माध्यम से बनाया गया था, जनता ने उसको ठीक से जाना है, पहचाना है और इस चुनाव में मुझे लगता है कि आप पार्टी कोई फैक्टर नहीं बनेगी। जी अमित जी, अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि मोदी युग की शुरुआत होने वाली है, ऐसा लगता है। मोदी युग कुछ नए बदलाव लेकर आएगा, देश में भी बदलाव होंगे, नई सरकार बनेगी और पार्टी में भी कुछ बदलाव होंगे। बहुत सारे लोगों का राइज एंड राइज एंड राइज होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग पहले के मुकाबले कमजोर भी हों। नई टीम क्या होने वाली है? हम ये तो देख सकते हैं कि राइज एंड राइज ऑफ अमित शाह हमें दिख रहा है कि अमित शाह और ऊपर जाएंगे और बड़े होंगे, लेकिन आप कुछ हमें भविष्य की तस्वीर आज दिखा पाएंगे? देखिए, आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। आपने पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह को ये बात पूछनी चाहिए, आप पार्टी के महासचिव को पूछ रहे हैं। मैं मानता हूं कि अभी काफी समय है। 16 तारीख की मतगणना के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठेंगे और आगे की रणनीति और योजना और सबके काम का बंटवारा भी होगा। जी, एक बात सारा देश जानना चाहता है कि आपका मोदी जी के साथ जो रिश्ता है, बहुत सारे लोग मैन फ्राइडे कहते हैं आपको, बहुत सारे लोग दाहिना हाथ कहते हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या रिश्ता आपका अमित जी नरेंद्र मोदी के साथ है? वो आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं और आप इतना मन लगाकर उनके लिए काम करते हैं? देखिए, मेरे और मोदी जी के रिश्ते में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अगले आने वाले दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता बनने जा रहे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का महासचिव हूं, एक कार्यकर्ता हूं। नेता और कार्यकर्ता के बीच में जो रिश्ता होता है वो मेरे और मोदी जी के बीच में है। आप मोदी जी को इतना करीब से जानते हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद अगर आपकी बात हुई हो मोदी जी से, तो आप बता पाएंगे कि मोदी जी का फर्स्ट रिएक्शन ये एग्जिट पोल्स के बाद क्या रहा, ये जब उन्होंने देखा होगा टेलीविजन पर? मैं जितना मोदी जी को जानता हूं, जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही आए और हमारी सरकार बनती है तो मोदी जी जश्न मनाने वाला व्यक्ति नहीं है। आगे आने वाले दिनों में काम की चिंता करेंगे और काम का आयोजन करेंगे। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बधाई हम आपको 16 तारीख के बाद दे सकते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं 16 तारीख को आप देश को एक सरप्राइज देने वाले हैं। जाते जाते आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो आपकी टक्कर थी, खासतौर पर बनारस में और अमेठी में, वो राहुल गांधी से थी और इस बार शायद पहली बार ऐसा होगा देश में आजादी के बाद जब देश की जनता ने गांधी परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को पूर्ण बहुमत देकर चुनकर भेजा है दिल्ली में। आप कुछ नया, इसको एक नया टर्निंग पॉइंट मानते हैं देश के इतिहास में? आपको लगता है ये वंशवाद के खिलाफ भी एक वोट है देश का? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूं। देश का जनतंत्र सही पटरी पर चढ़ने जा रहा है और आने वाले दिनों में देश के सामान्य युवा को भी ये स्वप्न आ सकता है कि अगर मेहनत करे, परिश्रम करे, ईश्वर ने शक्ति दी है तो इस देश का प्रधानमंत्री छोटे से छोटा व्यक्ति बन सकता है। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक वादा हम आपसे चाहते हैं, 16 तारीख को जब नतीजे आएंगे और अगर यही नतीजे आए जो कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे और उस दिन एक बार फिर से आपसे हमारी बातचीत होगी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। अमित शाह जो कि नरेंद्र मोदी के मैन फ्राइडे कहे जाते हैं, दाहिना हाथ कहे जाते हैं और उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उसका श्रेय अमित शाह को जा रहा है इस वक्त। और अमित शाह बता रहे थे आपको कि उनका फॉर्मूला क्या था, उनकी रणनीति क्या थी। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि मेरे साथ आप हेडलाइन मत ढूंढिए क्योंकि मैं हेडलाइन दूंगा नहीं। बहुत कम बोलते हैं वो और कम बोलने की वजह से मीडिया को उनकी हेडलाइन मिल नहीं पाती। हेडलाइन के लिए उनका भाषण हमें सुनना पड़ता है। भाषण अगर आप सुनेंगे तो आपको हेडलाइन मिल जाएगी, लेकिन इंटरव्यू में हेडलाइन काफी मुश्किल से मिलती है अमित शाह के साथ।
अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1648 में आज दिल्ली में लाल किले का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। इसे मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। आज के दिन 1952 में भारत की राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी और आज 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बन गए थे। वो 24 अगस्त 1969 तक इस पद पर रहे, जबकि आज ही देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म सन 1905 में हुआ था और 1950 में आज विश्व प्रसिद्ध गायक स्टीवी वंडर का जन्म हुआ था। उन्हें 20वीं सदी के सबसे बड़े गायकों में गिना जाता है। अपने करियर में स्टीवी वंडर को 22 ग्रैमी अवार्ड्स मिले थे। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।